क्या हो अगर आपका पहला प्यार ही आपको जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म दे जाए? एक ऐसा दर्द जो आपको अंदर से तोड़कर रख दे, लेकिन साथ ही सफलता के शिखर तक पहुंचने की आग भी लगा दे। आज की कहानी है पार्क की, जिसे उसकी क्रश ने सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि वो गरीब था। कहानी शुरू होती है सोयूं से, जो अपनी यूनिवर्सिटी में फ्रेशमैन के तौर पर क्लास के पहले दिन ही लेट पहुंचती है। उसकी इस देरी से प्रोफेसर नाराज हो जाते हैं और पूरी क्लास को सजा मिलती है। लेकिन इस सबके बीच एक स्टूडेंट है जिसकी नजरें सोयूं से हटी नहीं रही। उसका नाम है पार्क, और वो पूरे लेक्चर के दौरान सोयूं की तरफ देखता रहा। उसी दिन पार्क खुद को सोयूं के साथ बस में पाता है। उसके दिल में एक उत्साह की लहर दौड़ जाती है। उसे लगता है कि शायद ये प्यार की शुरुआत हो सकती है, पर उसकी घबराहट उस पर हावी हो जाती है। और जब सोयूं उसे घूरते हुए पकड़ लेती है तो पार्क शर्मिंदा होकर जम जाता है, एक शब्द भी नहीं कह पाता। उसकी हैरानी तब और बढ़ जाती है जब उन्हें पता चलता है कि उन दोनों का घर का रास्ता भी एक ही है। पार्क ने अपने पड़ोस में सोयूं जितनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी, इसलिए वो और ज्यादा जिज्ञासु हो जाता है। माहौल और अजीब हो ही रहा होता है कि तभी पार्क का दोस्त नाबुक आ जाता है और उसे ग्रीट करता है। नाबुक, जो पार्क के बिल्कुल विपरीत है, बहुत आत्मविश्वासी और खुले मिजाज का, आते ही उसे चिढ़ाने लगता है। पार्क जहाँ शर्मीला, मासूम और थोड़ा अजीब है, वहीं नाबुक शान से बताता है कि पास खड़ी लड़की उसकी 101 गर्लफ्रेंड है। नाबुक की ये छेड़ाछाड़ी पार्क की नादानी को और उजागर करती है। वो उसे बस आत्मविश्वास बढ़ाने और अपनी साफ सफाई पर ध्यान देने की सलाह देता है, पर पार्क के लिए ये सलाह मानना लगभग नामुमकिन सा लगता है। दरअसल पार्क के संकोची स्वभाव की जड़ें उसके बचपन में थीं। उसकी माँ ने उसे जिम्मेदार और सतर्क रहना सिखाया था, हमेशा याद दिलाया था कि एक आदमी की जिंदगी का बहुत महत्व होता है और उसे गैर जरूरी जोखिम कभी नहीं लेने चाहिए। इस मजबूत आधार के बावजूद पार्क के सिद्धांत डगमगाने लगते हैं। एक दिन एक खूबसूरत नजारे की फोटो खींचते हुए उसके कैमरे में गलती से सोयूं की एक खूबसूरत पोर्ट्रेट कैप्चर हो जाती है। आखिरकार वो दोनों एक दूसरे से परिचय करते हैं, लेकिन पार्क अपनी असलियत से हटकर एक रहस्यमय व्यक्तित्व बनाए रखने की कोशिश करता है। उसका ये दिखावा तब टूट जाता है जब सोयूं अचानक एक सुनसान घर के अंदर जाने का फैसला करती है। घबराकर पार्क उसे चेतावनी देता है कि अवैध तरीके से प्रवेश करना गलत है, लेकिन वो घर भयानक ढंग से शांत है। सोयूं के इरादे समझ न आने पर पार्क उसे रोकने के लिए एक झूठी कहानी गढ़ता है कि उस घर में हत्या हुई थी। पर डरने के बजाय सोयूं अपने जवाब से पार्क को हैरान कर देती है। वो कहती है कि अगर उस जगह का अतीत काला है तो वो उसे सुंदरता और खुशी के प्रतीक में बदलना चाहती है, खुशनुमा यादों से भरी एक जगह में। अगले दिन प्रोफेसर स्टूडेंट्स को अपने इलाके की इमारतों की तस्वीरें खींचने का काम देते हैं। पार्क के लिए ये सोयूं के करीब आने का बिल्कुल सही मौका था। किसी भी जवान लड़के की तरह पार्क ने बाहर जाने से पहले नहा धोकर और बाल ठीक करके खुद को फ्रेश कर लिया। दोनों साथ मिलकर आसपास की इमारतों की तलाश शुरू करते हैं। इस दौरान वे अपनी जिंदगियों के बारे में बातें शेयर करते हैं। पार्क, जो बचपन से शहर में रहा था, मानता है कि उसे सियोल उबाऊ लगता है, जबकि सोयूं को ये शहर असाधारण लगता है, उसके गृहनगर जूजू आइलैंड से बहुत अलग। अपनी मां को खोने और पिता के बीमार पड़ने के बाद सोयूं ने अपने परिवार को सहारा देने के लिए जल्दी से जल्दी ग्रेजुएट होने की ठान ली थी। ये सुनकर पार्क माफी मांगता है कि अगर उसकी पिछली बातों से उसे बुरा लगा हो। पार्क और सोयूं का रिश्ता गहरा होता गया। उन्होंने मिलकर उस सुनसान घर की सफाई भी शुरू कर दी और सोयूं ने वहां फूल भी लगाए ताकि जगह और खूबसूरत लगे। अपनी इन गतिविधियों के बीच पार्क सावधानी से सोयूं से पूछता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। तीखे लहजे में सोयूं पलटकर पूछती है कि क्या वो खुद देखना चाहता है। पार्क शर्मिंदा हो जाता है और माफी मांगकर अपना सवाल बदल देता है कि क्या वो किसी को पसंद करती है। तब सोयूं बताती है कि उनका सीनियर जे-वुक हर लड़की का सपना है। वो हैंडसम, लंबा, आकर्षक, स्मार्ट, एक जीनियस, अमीर और आर्किटेक्चर का स्टूडेंट है। इसके जवाब में पार्क मजाक में कहता है कि वो भी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, लेकिन सोयूं सीधा कहती है कि जे-वुक के उलट पार्क गरीब है और खास आकर्षक भी नहीं है। उसकी इस स्पष्ट टिप्पणी से पार्क को थोड़ा मजा भी आता है और थोड़ा दुख भी होता है। उसी रात पार्क अपनी बातें नाबुक से शेयर करता है। वो बताता है कि हाल ही में उसकी जिंदगी अजीब और कभी कभी भारी लगने लगी है। ये सुनकर नाबुक बहुत खुश होता है कि उसका दोस्त प्यार में पड़ गया है। नाबुक फिर पार्क से उस लड़की के बारे में बताने को कहता है जिसे वो पसंद करता है। शर्माते हुए पार्क कहता है कि वो प्यारी और मजेदार है, पर उसे नहीं पता कि उसका दिल कैसे जीते। ये सुनकर नाबुक उसे कदम दर कदम बताता है कि किसी लड़की के पास कैसे जाना है। वो समझाता है कि प्यार उतना मुश्किल नहीं जितना पार्क सोचता है, बस आत्मविश्वास चाहिए। हालांकि उस रात पार्क थोड़ा नशे में था, इसलिए उसे सिर्फ एक ही सलाह याद रही, आत्मविश्वासी बनो। अगले दिन पार्क हिम्मत जुटाकर सोयूं को गर्मी की छुट्टियों की शुरुआत में डेट पर चलने को कहता है। पूरे जोश के साथ पार्क सोयूं को ट्रेन की पटरियों के किनारे टहलाने ले जाता है, जिससे सोयूं बहुत खुश दिखती है। एक पल वो बताती है कि 11 नवंबर को उसका जन्मदिन है और सेलिब्रेट करने के लिए वो पार्क को खाना खिलाना चाहती है। खाना खाते समय पार्क उसके सपनों के बारे में पूछता है,
जिस पर सोयून उत्साह से बताती है कि उसका सपना एक सफल ब्रॉडकास्टर बनने का है और किसी अमीर आदमी से शादी करने का। उसके जवाब से पार्क हैरान रह जाता है, फिर भी वो साहस दिखाता है और कहता है कि अगर वो एक दिन सफल आर्किटेक्ट बना तो वो उसके लिए एक घर बनाएगा। सोयून खुशी से अपने सपनों के घर का एक स्केच भी बनाती है, जिससे पार्क बहुत खुश होता है। पूरा दिन साथ बिताने के बाद वे घर जाने का फैसला करते हैं। बस स्टॉप पर सोयून अचानक पार्क के कंधे पर सो जाती है। एक पल के लिए पार्क उसकी खूबसूरती में खो जाता है। वो इससे पहले कभी किसी लड़की के इतना करीब नहीं आया था। धीरे धीरे सोयून का सिर उसके और करीब आता है और वो दोनों किस शेयर करते हैं। खुशी से अभिभूत पार्क इस किस के बारे में नबुक को गर्व से बताता है। वो स्वीकार करता है कि ये उसका पहला किस था, लेकिन नबुक मजाक में पूछता है कि क्या सोयून की जीभ भी शामिल थी। जवाब में पार्क बताता है कि उसने सोयून को तब किस किया जब वो सो रही थी। उलझन में पार्क पूछता है कि क्या किस में जीभ का इस्तेमाल जरूरी है या अगर वो जाग रही हो तभी गिनती होती है। नाराज नाबुक समझाता है कि सिर्फ होठों से होठ मिलाना तो बस एक दोस्ताना किस होता है। नया सेमेस्टर शुरू होते ही सोयून को कैंपस ब्रॉडकास्टर बनने का मौका मिलता है। उस दिन पार्क बेसब्री से उसका ब्रॉडकास्ट सुनता है और जब वो उसे साथ घर चलने के लिए पूछने जाता है तो पाता है कि सोयून पहले से ही जेवुक के साथ है और वे साथ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। जेवुक को वो लड़की चुराने नहीं देने की ठानकर पार्क भी उनके साथ चलने का फैसला करता है। चलते समय पार्क अपनी चिड़चिड़ाहट छुपा नहीं पाता क्योंकि सोयून और जेवुक बातें कर रहे हैं और हंस रहे हैं। उसकी निराशा तब और बढ़ जाती है जब जेवुक पूछता है कि क्या उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है और सोयून जवाब देती है कि पार्क उसका सबसे करीबी दोस्त है। नतीजतन पार्क तुरंत जोड़ता है कि वो उसके लिए भावनाएं रख ही नहीं सकता। आखिरकार अगर वे डेट करते तो वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाता। ये सुनकर जेवुक हंसता है और पार्क के फटे पुराने कपड़ों का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो तो भिखारी जैसा दिखता है। पार्क को बहुत बुरा लगता है और वो तुरंत घर पर उतरने की मांग करता है। घर आकर पार्क अपनी मां पर अपना गुस्सा निकालता है। उसने सवाल किया कि उसके लिए लाए गए सारे कपड़े इतने खराब क्यों दिखते हैं। उसकी मां अपना बचाव करती है कि कपड़े बिल्कुल ठीक हैं। फिर भी परेशान पार्क चिल्लाकर बाहर निकल जाता है कि उसकी मां उसे कभी नहीं समझती। इसके बाद पार्क नबुक से मिलता है और अपने दुख बताता है। वो रोता है कि सोयून उसे कभी भी प्यार करने लायक नहीं समझेगी और उसे शक है कि वो पहले ही जेवुक के लिए गिर चुकी है। जहां पार्क मानता है कि वो जेवुक की खूबसूरती या दौलत से मुकाबला नहीं कर सकता, वहीं नाबुक उसकी नकारात्मकता को खारिज कर देता है। वो पार्क को याद दिलाता है कि साहसी लोग ही सुंदरियों का दिल जीतते हैं। अगर पार्क ने अपने दिल की बात नहीं कही तो उसे हमेशा के लिए खोने को स्वीकार करना होगा। आखिर में नाबुक उसे साल की पहली बर्फबारी का इंतजार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उसने पार्क से कहा कि पहली बर्फ के दिन अपने प्यार का इजहार करना बेहद रोमांटिक होगा। अगली सुबह सोयून पार्क से सामान शिफ्ट करने में मदद करने के लिए कहती है। उसने कैंपस के पास रहने का फैसला किया था क्योंकि उसका पुराना घर बहुत दूर था। हालांकि जगह छोटी थी, पर सोयून के लिए ये एक नई शुरुआत जैसा था। सामान खोलते हुए सोयून पार्क को अपने बचपन की तस्वीरें दिखाती है और बताती है कि उसे अपने घर की कितनी याद आती है। हालांकि वो स्वीकार करती है कि वापस जाना संभव नहीं है, उसे सफल होना है और अपने परिवार की जिंदगी बदलनी है। उसकी बातों ने पार्क को अंदर तक छू लिया। उसे एहसास हुआ कि जिस लड़की को वो पसंद करता है वो सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि अविश्वसनीय रूप से मजबूत और प्रेरणादायक भी है। जाने से पहले पार्क ये बताना नहीं भूलता कि जब पहली बर्फ गिरेगी तो वो सोयून से उनके हमेशा वाली जगह उस सुनसान घर पर मिलना चाहता है। उसके पास उसे बताने के लिए कुछ अहम बात है। अगली सुबह पार्क क्लास से गैर हाजिर था। सोयून चिंतित होकर शांत रहने की कोशिश करती है और उम्मीद करती है कि पार्क ठीक होगा। उसी दिन बाद में जब वो घर जाने वाली होती है तो जेवुक उसे रोकता है और बाहर चलने के लिए न्योता देता है। सोयून समझाती है कि वो ज्यादा देर नहीं रुक सकती क्योंकि पार्क पूरे दिन से गायब है। जेवुक उसे भरोसा दिलाता है कि वे बाद में मिलकर उसे ढूंढ सकते हैं। सोयून को अनजाने में पार्क क्लास छोड़कर उसके सपनों के घर का एक छोटा मॉडल बनाने में लगा हुआ था, जो उसने उसके स्केच का इस्तेमाल करके सिर्फ एक दिन में पूरा कर दिया था। हालांकि जेवुक उस शाम सोयून को एक बार में ले गया था। सोयून बार बार पार्क को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी। जेवुक, जो उसकी अनदेखी को भांप गया था, उसे रात का मजा लेने के लिए उकसाता है। इस बीच पार्क बेचैनी से सोयून के लौटने का इंतजार करता है। जब वो आखिरकार आती है तो उसकी खुशी दिल टूटने में बदल जाती है। सोयून नशे में थी और सहारे के लिए जेवुक पर झुकी हुई थी। जेवुक ने उसे कसकर पकड़ रखा था और लगभग उसे किस ही करने वाला था, इससे पहले कि वो उसे उसके कमरे में ले जाता। दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया और कमरे से दबी हुई सांसों के अलावा कोई आवाज नहीं आई। पार्क जम गया, उसका दिल चकनाचूर हो गया। जो उसने देखा था उसे हजम नहीं कर पा रहा था। मिली जुली भावनाओं, निराशा और दुख से भरा वो वहां से चला गया। पहली बार अंधेरे विचार उसके दिमाग में छा गए। पार्क ने चाहा कि सोयून उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाए। अकेले घर चलते हुए उसने कसम खाई कि वो दोबारा कभी प्यार नहीं करेगा।
दिन गुजरते गए और इस दौरान पार्क ने सोयूं से हर संपर्क तोड़ दिया। उलझन और दुख से भरी सोयूं ने आखिरकार उससे मुकाबला किया। पूछा कि उसने अचानक उससे दूरी क्यों बना ली और उसकी जिंदगी से गायब क्यों हो गया। हालांकि पार्क ने उसे बस एक ठंडा और कठोर जवाब दिया। उसने उससे कहा कि वो उसे अब और देखना नहीं चाहता। उसकी मौजूदगी, उसकी मुस्कान और उसकी हंसी सब उसे गुस्सा और नाराजगी देते थे। उसने स्वीकार किया कि उसके आसपास रहना उसे सिर्फ दर्द और गम देता है। पार्क ने उनसे विनती की कि वे अपनी अलग अलग जिंदगी जिएं, अपने रास्ते पर चलें और दोबारा कभी एक दूसरे के रास्ते को पार ना करें। आखिर में उसने सोयून से कहा कि वो उसकी जिंदगी से पूरी तरह दूर रहे। उसी दिन पहली बर्फबारी शुरू हुई। अपना वादा याद करते हुए सोयून पार्क से मिलने की उम्मीद में सुनसान घर गई। उसने ठंड में घंटों इंतजार किया, लेकिन वो कभी नहीं आया। भारी मन से सोयून ने आखिरकार हार मान ली। जाने से पहले उसने एक MP3 प्लेयर और अपनी पसंदीदा कैसेट टेप सीढ़ियों पर रख दी, इस उम्मीद में कि पार्क उन्हें ढूंढेगा और जान जाएगा कि उसने अपना वादा निभाया था। 10 साल बाद पर्दा बदलता है और कहानी 10 साल बाद का सीन दिखाती है। उनके अलग होने के बाद से पार्क ने अपनी जिंदगी बदलने के लिए अथक प्रयास किया था। उसका दिमाग सफलता हासिल करने के अपने लक्ष्य में लीन था। पार्क ने जो कुछ भी किया वो अपने परिवार की परिस्थितियां सुधारने के लिए था। समय के साथ उसकी कड़ी मेहनत रंग लाई और पार्क एक अमीर आर्किटेक्ट बन गया। जिस सपने को उसने एक बार संजोया था वो आखिरकार साकार हो गया, हालांकि बिना त्याग के नहीं। हालांकि उस दिन के बाद से पार्क को धूम्रपान की लत लग गई थी, जिसे वो कभी छोड़ नहीं सका। ये एक गहरी आदत बन गई थी, इतनी कि उसकी असिस्टेंट और मंगेतर यून उसे अक्सर डांटती रहती थी। उसने चेतावनी दी कि अगर उसने ऐसा करना जारी रखा तो संभावित क्लाइंट्स दूर हो सकते हैं, जिन्हें उनके ऑफिस आना नापसंद हो सकता है। पर पार्क ने उसकी चिंताओं को खारिज कर दिया, जोर देकर कहा कि धूम्रपान उसके काम को प्रभावित नहीं करता। उसने विश्वास से कहा कि अगर क्लाइंट्स को परेशानी है तो वे कोई और आर्किटेक्ट ढूंढ सकते हैं। कुछ क्लाइंट्स को खोने से उसे मुश्किल नहीं होगी। एक दिन एक कर्मचारी ने खबर दी कि जूजू से एक क्लाइंट ने खास तौर पर पार्क से ही अपना घर डिजाइन कराने की गुजारिश की है और वो क्लाइंट सोयूं थी। शुरुआत में पार्क को उसका नाम मुश्किल से याद आया। समय के साथ कई यादें धुंधली हो गई थीं। लेकिन जैसे ही नाम उसके दिमाग में बैठा, पार्क को सोयून अपने पुराने दोस्तों में से एक के तौर पर याद आई। जब वे मिले, सोयून ने बिना वक्त गंवाए सीधे बात की। उसने समझाया कि वो जूजू आइलैंड पर एक घर बनाना चाहती है और जिद की कि पार्क ही उसे डिजाइन करे। शुरुआत में पार्क हिचकिचाया। वो पहले से ही एक और जरूरी प्रोजेक्ट में व्यस्त था। हालांकि उसके सहकर्मी कुयंग ने चल रहे प्रोजेक्ट को संभालने की पेशकश की, जिससे पार्क सोयूं का प्रस्ताव ले सका। बाद में वे कैफे में विवरण पर चर्चा करने के लिए मिले। बातचीत के दौरान पार्क ने उनके साझा अतीत को एक साथ जोड़ने की कोशिश की और सोयूं से उसकी वर्तमान जिंदगी के बारे में पूछा। सोयूं ने बताया कि उसने सफलता हासिल कर ली है, हालांकि ब्रॉडकास्टर के रूप में नहीं जैसा उसने कभी सपना देखा था। इसके बजाय उसने एक अमीर व्यवसायी से शादी कर ली थी। अपने पति के सहयोग से उसके पास अब वो साधन थे जिससे वो जो घर सोचती थी उसे बना सके, चाहे कितना भी खर्च आए। सोयूं ने पार्क को आश्वासन दिया कि वो जो भी चार्ज करेगा वो उसे देगी। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी, अतीत की यादें पार्क के दिमाग में बाढ़ की तरह आ गईं। जो दर्द और दिल टूटना उसने दबा दिया था वो फिर से उभर आया, खासकर अब जब सोयून शादीशुदा थी। आपसी भावनाओं से टूटकर पार्क ने प्रोजेक्ट से इनकार कर दिया। निराश और मायूस सोयून ने समय बर्बाद करने का अफसोस जताया और चली गई। लेकिन उसके जाने से पार्क के अंदर कुछ हलचल हुई। उसके दिल में एक छोटी आवाज ने उसे पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया। आखिरकार सोयून ने उसे उस घर के महत्व के बारे में बताया जिसे वो दोबारा बनाना चाहती थी। ये उसके परिवार का पुराना घर था। उसने सपना देखा था कि वो इसे ठीक करेगी ताकि एक बार जब उसके पिता ठीक हो जाएं तो वे अपने बाकी के साल वहां शांति से बिता सकें। जब पार्क ने घर की संरचना का निरीक्षण किया तो उसने टिप्पणी की कि ये अभी भी मजबूत है। उसने समझाया कि इसे पूरी तरह से फिर से बनाने के बजाय मरम्मत, रेनोवेट करना बेहतर होगा। पार्क की विशेषज्ञता पर भरोसा करते हुए सोयून ने उससे कहा कि वो जो कुछ भी सुझाव देगा उससे निश्चित रूप से शानदार परिणाम मिलेंगे। अंत में पार्क ने उसे अपने कुछ डिजाइन दिखाए। उनकी दूसरी मुलाकात के कुछ ही देर बाद सोयून को भी अतीत की यादें आईं। वो पार्क के लिए महंगी टाई खरीदने भी गई थी। हालांकि उसे एहसास हुआ कि उसे कुछ दूरी बनाए रखने की जरूरत है, खासकर जब पार्क ने अपनी मुलाकात के दौरान उसे यून से मिलवाया। यून ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद वो और पार्क शादी करने और अमेरिका जाने की योजना बना रहे हैं। पार्क से गहरा प्यार करने वाली यून ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि वो सुनिश्चित करेगी कि पार्क को कभी भी ऐसा महसूस न हो कि उसे छोड़ दिया गया या नकार दिया गया, जैसा कि अतीत में हुआ था। पार्क ने एक बार कड़वाहट से जिक्र किया था कि जिस महिला ने उसे छोड़ दिया था वो मरने लायक थी। ये सुनकर सोयून चुप हो गई, अपराध बोध से दब गई, ये समझते हुए कि यून शायद उसी की बात कर रही थी। जैसे ही प्रोजेक्ट शुरू हुआ,
सोयून ने आखिरकार पार्क से पूछा कि क्या वो जिस महिला का जिक्र कर रहा था वो वही थी। पार्क चुप रहा, सवाल से बचता रहा। तब भी जब सोयून ने दोबारा पूछा, जब वो सियोल के लिए निकलने की तैयारी कर रहा था, तो उसकी भावनाएं उमड़ पड़ी। पार्क ने अपनी हताशा व्यक्त की, सोयून पर खुशी को ही समझने और उसके द्वारा सहे गए संघर्षों को समझने में विफल रहने का आरोप लगाया। सोयून खुद भी भावुक होते हुए बहस करती है कि पार्क ने उसे समझाने का मौका कभी नहीं दिया। उनकी बहस शांत होने के बाद पार्क ने यून से अपनी फ्लाइट को टालने के लिए माफी मांगी, जिसके लिए उसने प्रोजेक्ट में एक समस्या का हवाला दिया। एक शाम अर्धचेतन सोयून ने पार्क को भरोसे में लिया, खुलासा किया कि धन और आलीशान जीवन शैली के बावजूद उसकी जिंदगी कभी सचमुच खुश नहीं रही थी। उसने अंदर से खालीपन महसूस करने की बात स्वीकार की। सोयून ने फिर एक दर्दनाक सच्चाई साझा की कि उसने 1 साल पहले अपने पति को तलाक दे दिया था। उसने खुलासा किया कि उसने उससे कभी प्यार नहीं किया था और उसने सिर्फ उसके पैसे के लिए शादी की थी। आंसुओं के साथ उसने खुद को एक बेकार औरत कहा जो किसी भी बेहतर चीज के काबिल नहीं थी, जो पार्क के अतीत के कठोर शब्दों को दोहरा रही थी। अभिभूत सोयून हताशा में चीख पड़ी। पार्क ने धीरे से उसे गले लगाया, शांत रहने के लिए फुसफुसाया। उसने उसे आश्वासन दिया कि प्रोजेक्ट पूरा होने तक वो वहीं रहेगा। एक रात अस्पताल से फोन आया कि सोयून के पिता की हालत बिगड़ गई है। सोयून दौड़कर उनके पास गई, उन्हें भरोसा दिलाया कि उनका घर दोबारा बन रहा है और वादा किया कि एक बार जब वे ठीक हो जाएंगे तो वो पहले से भी बेहतर दिखेगा। अगली सुबह सोयून मरम्मत स्थल पर लौट आई। एक ब्रेक के दौरान उसने पार्क को अपने गांव में घूमने के लिए आमंत्रित किया। मजाक में उसने पूछा कि क्या उसे याद है कि उस दिन का महत्व क्या है। मुस्कुराते हुए पार्क ने सही अनुमान लगाया कि वो 11 नवंबर उसका जन्मदिन था। आभार के तौर पर सोयून ने सेलिब्रेशन में पार्क को खाना खिलाने का वादा किया। उनकी बातचीत के दौरान सोयून ने पूछा कि क्या वे घर के डिजाइन को एडजस्ट करके उसमें एक पियानो शामिल कर सकते हैं। निर्माण के इस चरण को देखते हुए ये एक चुनौतीपूर्ण अनुरोध था, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि ये उसके पिता के लिए है। सोयून ने समझाया कि उसके पिता को उसका पियानो बजाना सुनना कितना पसंद था। फिर उसने एक दिल दहला देने वाली सच्चाई का खुलासा किया कि उसके पिता के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ये पता चला कि सोयून बस अपने पिता के लिए एक आखिरी अनमोल याद बनाना चाहती थी। हालांकि उसके अनुरोध को यून के सख्त विरोध का सामना करना पड़ा। उसने बहस की कि जगह को तोड़ना और फिर से डिजाइन करना में बहुत ज्यादा समय लगेगा और पार्क को उनकी अगले महीने होने वाली शादी की याद दिलाई। इसके बावजूद पार्क सोयून के अनुरोध को पूरा करने के लिए दृढ़ था। उसने वादा किया कि इससे प्रोजेक्ट में ज्यादा देरी नहीं होगी। जब कुयंग ने कमान संभालने की पेशकश की तो पार्क ने सख्ती से इनकार कर दिया। उसने जिद की कि वो प्रोजेक्ट को अपने हाथों से ही पूरा करेगा। कुछ समय बाद घर आखिरकार तय समय से पहले ही पूरा हो गया। सोयून उसमें रहने लगी और पार्क की समर्पण के लिए दिल से आभार व्यक्त किया। उसने प्रशंसा की कि घर कितना सुंदर, विशाल और उसकी उम्मीदों से कहीं बेहतर बना था। सोयून को यकीन था कि जब उसके पिता लौटेंगे तो वे बहुत खुश होंगे। हालांकि जैसे ही पार्क अलविदा कहने की तैयारी कर रहा था, उसे कुछ अप्रत्याशित मिला। वो छोटा मॉडल घर जो उसने सालों पहले सोयून के लिए बनाया था। इस दृश्य ने उन यादों को वापस ला दिया जिन्हें पार्क ने दफन करने की कोशिश की थी। भावनाओं से अभिभूत उसने भड़क कर अपना लंबे समय से दबा हुआ गुस्सा निकाला। सोयून ने अपना बचाव किया, समझाया कि उसने उसे इसलिए रखा क्योंकि ये उसके लिए बहुत मायने रखता था। उसने अतीत की अपनी गलतियों को स्वीकार किया, लेकिन जोर दिया कि पार्क को और भी बहुत कुछ समझना जरूरी है। उसने जैवुक वाली घटना के बारे में बताया, समझाया कि जब उसने उसका फायदा उठाने की कोशिश की तो उसने उससे कैसे लड़ाई की और उसे थप्पड़ मारा। उस पल उसने बेताबी से उम्मीद की थी कि पार्क आएगा और उसे बचाएगा, लेकिन उसके बदले उसे पार्क का ठंडा अलविदा मिला। सोयून कन्फेस करती है कि उस दिन से उसने पार्क से नफरत करने की कोशिश की, पर वो नफरत उसके प्यार पर कभी भारी नहीं पड़ सकी जो वो आज भी उसके लिए महसूस करती थी। उसने खुलासा किया कि पार्क हमेशा उसका पहला प्यार रहा था। ये सुनकर पार्क अवाक रह गया। उसे एहसास हुआ कि उनके अतीत के बारे में उसने जो कुछ भी माना था वो गलत था। उनके अनसुलझे एहसासों के बावजूद पार्क और सोयून ने अलग होने और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। पार्क ही उनके पास लौट आया, जबकि सोयून ने अपने पिता की देखभाल पर ध्यान केंद्रित किया। फिर भी जब उसके पिता को गलती से उसके फोन पर पार्क की एक तस्वीर मिली तो सोयून की भावनाएं प्रकट हो गईं। जब उन्होंने उस आदमी के बारे में पूछा तो सोयून ने बस जवाब दिया कि वो सिर्फ एक दोस्त है। इस बीच हालांकि पार्क शारीरिक रूप से यून के साथ था, लेकिन उसके विचार और दिल सोयून उसके पहले और सबसे बड़े प्यार के साथ थे। अपनी आंतरिक उथल पुथल से जूझते हुए पार्क अपनी माँ से मिला और उन्हें अपने साथ अमेरिका चलने के लिए कहा, लेकिन उसकी माँ ने इनकार कर दिया। उसे कुछ पैसे दिए और अपने घर से अपने लगाव के बारे में समझाया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वहीं बिताई थी, अपनी शादी के दिन से लेकर अपने बच्चे की पहली रोने की आवाज सुनने तक। वो अपने अंतिम दिन उसी जगह बिताना चाहती थी जहां उन्होंने इतनी अनमोल यादें बनाई थी। आखिर में उसकी माँ ने पार्क से कहा कि वो जिंदगी और ईश्वर ने उसे जो कुछ भी दिया है उससे वो आभारी और संतुष्ट है और अपनी साधारणता में खुशी पाती है।
अप्रत्याशित रूप से पार्क की मां ने अभी भी वे कपड़े पहने हुए थे जिन्हें उसने फेंक दिया था। ये देखकर पार्क चुप रहा। जब उसकी मां ज्ञान से भरी आवाज में बोली, उन्होंने उससे कहा कि ईश्वर हमेशा जानता है कि उसकी रचना के लिए सबसे अच्छा क्या है। कभी कभी खुशी एक छिपा हुआ सबक होती है और अन्य समय में दर्द अप्रत्याशित खुशी में बदल जाता है। उसकी मां ने फिर पार्क को उसकी आने वाली शादी पर बधाई दी और उसे आश्वासन दिया कि वो कितना भी दूर चला जाए, वो हमेशा उसके घर लौटने का इंतजार करती रहेगी। समय बीता और पार्क ने यून से शादी कर ली। ये जोड़ा अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए अमेरिका चला गया। इस बीच सोयो अपने पिता के साथ अपने मरम्मत किए गए घर में बस गई और वहां पियानो सबक देना शुरू कर दिया। एक दिन सोयो के लिए एक पैकेज आया। अंदर उसने एक पुराना MP3 प्लेयर और अपनी पसंदीदा कैसेट टेप पाई। पार्क ने पत्र में सोयो को उन यादों के लिए धन्यवाद दिया जो उन्होंने एक साथ साझा की थी, उनकी मुस्कान, हंसी और वो प्यार जो उन्होंने अपनी जिंदगियों में पहली बार महसूस किया था। उसने माफी मांगी कि वो उस रात नहीं आया जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसने माफी मांगी कि उसने अपने अभिमान को अपने प्यार पर हावी होने दिया। और आखिरकार फाइनली उसने माफी मांगी कि वो अपनी भावनाओं को उसके दिल तक नहीं पहुंचा सका। उसने उन चुनावों को स्वीकार करते हुए पत्र समाप्त किया जो उन्होंने किए थे और उन दोनों को उनके द्वारा चुनी गई जिंदगियों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया।